गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। अक्सर हम कहते हैं कि चक्कर आ गया, क्यों आता है चक्कर? चक्कर आता है, दिए हुए होते हैं वापस आते हैं, कभी कभी नहीं भी दिए होते। अगर आप उस चक्कर की बात करें मौका पाते अमल, लेकिन नहीं, मैं उस चक्कर की बात नहीं कर रहा। तो बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। आपको वीकनेस हो सकती है, हेल्थ ऑब्वियसली कोई ना कोई हेल्थ इशू है, या प्रॉब्ली बाजू का स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से आप यू फील डिजी। बिल्कुल ऐसे, नींद पूरी नहीं होती, यू फील डिजी। बिल्कुल सही है। अच्छा, वैसे नींद ज़ाहिर है जब हम इसकी बात करें, स्पेस में नींद कैसी होती होगी? हाँ, वैसे देखिए ग्रेविटी नहीं होती, ठीक है। सो स्पेस में कैसे लोग सोते होंगे? वैसे ऑनेस्टली बात तो मैं खलाबाज कैसे सोते होंगे? कैसे सोते होंगे खलाबाज? तो आज हम आपको ये बताते हैं। ये सवाल जिस तरह हमने रेज किया आपके ज़हन में भी आया होगा। हाँ। तो सोशल मीडिया पर एक वायरल एक रशियन खलाबाज, इनकी वीडियो आजकल बहुत वायरल है, जिसमें वो बताती हैं कि खला में वो कैसे सोती थी। ये खलाबाज हैं सुनीता विलियम। 1 साल पुरानी इनकी वीडियो है जिसमें वो दिखा रही हैं कि स्पेस में जो कि ना बेड है ना फर्श है, और इसके लिए एक स्लीपिंग बैग होता है, और बिल्कुल एक टेलीफोन बूथ की तरह ये होता है। मकसद ये है कि खलाबाज जब इसमें लेटे तो उनके जिस्म के ऊपर कोई कवर हो और वो इधर उधर ना उड़ता फिरे, वो एक जगह पर हो। बेल्ट बांध के उसके बाद टिक के सोए, टिक के एक जगह पे सोए। अच्छा, किसी भी पोजीशन में सो सकते हैं। किसी भी पोजीशन में, एग्जैक्टली। वो इस वक्त वीडियो में भी यही बता रही हैं कि डजंट मैटर कि आपकी टांगे ऊपर रहे, आप किस तरह से हैं, डजंट मैटर, सर के बल सो रहे हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। बट स्टिल यू हैव टू गो टू दी स्लीप स्टेशन। इसको स्लीप स्टेशन बेसिकली कहा जाता है। सो यहाँ पर जाते हैं और उसके बाद आपके ऊपर एक कवर होगा। ये जो कवर इसके ऊपर ये दिखा रही हैं, और जाहिर सी बात है उसके बाद अंदर जाके वो उड़ तो नहीं रहे, मतलब उड़ ही रहे हैं। उड़ ही रहे हैं, उड़ ही रहे हैं। क्या खला में चक्कर आते हैं? वापस नहीं आ रहे ना खला में चक्कर आते हैं? ये खलाबाजों से पूछ के मैं कभी खला में गई नहीं, उसने मुझे पता नहीं है ना शुएब। तो जब मैं खलाबाज बनूंगी, कभी मैं कुछ ऐसा ट्राई करूंगी, तो ऑब्वियसली बड़े होके, जो मेरा ख्वाहिश भी है, तो मैं इंशाल्लाह मैं आपको जरूर बताऊंगी कि कैसा फील होता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिलहाल मुझे आप ये बता दें कि आज का मौसम कैसा होगा? अभी बता दें, प्रोग्राम के आगाज में बताना होता है हमने, बताइए। मैंने कहा इसमें चुप नहीं कर रहे, ताने मार रहे हैं। चलो जल्दी से जाओ और मौसम बता दो, डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। आज मौसम ने वैसे सबको ही बहुत ज़्यादा अपने कामों से भी डिस्ट्रैक्ट कर रखा है, क्योंकि पूरे मुल्क में देखा जाए तो मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पर हल्की और कहीं पर तेज़ बारिशें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में कम से कम आज जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड है, ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर में कम से कम 25, ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में कम से कम 27, ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर में कम से कम 23, ज़्यादा से ज़्यादा 31। कोयटा में कम से कम 18, ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये है जी आज का मौसम। पेशावर और कोयटा की बात की जाए तो वहाँ पर क्लाउडी है। बाकी अगर हर जगह की बात करें तो वहाँ पर बारिश हो रही है, कहीं पर हल्की और कहीं पर तेज़ बारिश। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर हम बारिश की बात करें तो जिस तरह बादल जमकर बरसे हैं, स्पेशली अगर मैं कराची की बात करूं, हम सिंध की बात करें तो हमने वहाँ पे ये देखा है। अच्छा, नॉट जस्ट इन सिंध, इवन इस्लामाबाद तक हम देख रहे हैं कि उसका एक इम्पैक्ट आया है, और कहीं पर तेज़ कहीं पर हल्की बारिश हुई है। और अगर कराची के इलाकों का हम जिक्र करें तो वहाँ पर कुछ इलाके ऐसे जहाँ पर पानी खड़ा हो गया, लेकिन अभी खबरें ये आ रही हैं कि निकासी का इंतजाम जो है वो तकरीबन मुकम्मल वहाँ पर हुआ है, क्योंकि रात के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई थी। वो चाहे न्यू कराची हो, नॉर्थ कराची हो, बफर जोन हो, सुरजानी टाउन हो, यहाँ बादल जमकर बरसे थे। और सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो गुलशन हदीद में हुई थी, 42 मिलीमीटर। और कहा यह जा रहा है कि अगले 5 दिन तक कराची में जो बारिशें होंगी वो 150 से 200 मिलीमीटर तक बारिश की पेशगोई है। अगले 3-4 दिनों की बात हम ये कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बारिश है। अब लेट्स सी इसके लिए इंतजामिया कितना प्रिपेयर्ड होती है। हमारे नुमाइंदे साजिद अवान ने हमें ज्वाइन किया है। साजिद, गुड मॉर्निंग। इससे पहले न्यूज़ में भी आप बता रहे थे कि वहाँ का मौसम है, वहाँ के हालात कैसे, थोड़ा सा आप बताइएगा कि रात जो बारिश हुई उसके बाद अब के हालात, आज की सुबह कैसी है? वेरी गुड मॉर्निंग। आज सुबह जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार है, क्योंकि गुज़िश्ता रात जो बारिश बरसी है और खुलकर बादल जो बरसे हैं, और उसके बाद शहर का मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया। आज सुबह से ठंडी हवा का राज है इस शहर में, और काली घटाएं भी इस वक्त जो है वो आसमानों पर छाई हुई हैं, जिसके बाद मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा जो बारिश हुई है गुलशन हदीद में हुई है, जहाँ पर 42 मिलीमीटर बारिश के जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा शहर के दीगर जो अजला हैं वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि मौसम जो गर्मी की एक लहर थी, दोबारा से शहर में जो है वो गर्मी काफ़ी ज़्यादा जो है वो थी, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी परेशानी थी। लेकिन बरसात होने के बाद मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मौसम तो बेहतर हुआ। साजिद, इंतजामिया कितनी मुतहरिक नज़र आ रही है इस वक्त, सड़कों के क्या हालात हैं? क्योंकि हमेशा हम देख रहे होते हैं कि थोड़ी सी बारिश होती है लेकिन कराची में पानी बहुत ज़्यादा सड़कों पर आ जाता है, तो इस वक्त की क्या सूरत हाल है?
जी, इस वक्त शहर की जो अहम सड़कें हैं वहाँ से तो निकासी आप कर दिया गया है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि नशेबी इलाके कहलाए जाते हैं और ओल्ड सिटी एरिया के इलाके कहलाए जाते हैं, तो वहाँ पर इस वक्त बरसाती पानी मौजूद है और सड़कों पर गहरे गड्ढे होने की वजह से जो है वो शहरियों को मुश्किलात का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है। ताहम जो शहर की अहम सड़कें हैं जिसमें शाहराह फैसल, एम.ए. जिन्ना रोड, आई.ए. चंडीगढ़ रोड, वहाँ से निकासी आप तो जो है वो कर दी गई है। वहाँ पर शहरियों को किसी किस्म की परेशानी है, लेकिन परेशान कुन ये है कि महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो 100 से 200 मिलीमीटर बारिश जो है इस शहर पर बरसने के इम्कानात हैं, जिसके बाद जो है वो मौसम और उसके बाद शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि इतनी ज़्यादा बारिश जो है वो बर्दाश्त कर सके। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि शहर में गुज़िश्ता रोज़ जो होने वाली है तकरीबन 42 मिलीमीटर बारिश जो है सबसे ज़्यादा गुलशन हदीद के इलाके में पड़ी। ठीक साजिद, लेकिन ये जो 150 से 200 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई की बात हम कर रहे हैं, चूँकि ये एक दिन की बात नहीं है, इसका ज़ाहिर है जो अहाता हम करें तो वो 3-4 दिन पर होगा, तो ज़ाहिर अगर वक्फे से होती है टोटल 150 से 200 मिलीमीटर बारिश है वो शायद ज़्यादा नहीं होगी। फिर भी इंतजाम में कितनी मुतहर्रिक है, क्योंकि ज़ाहिर अगर ये कहा गया है कि खुदा न खास्ता अर्बन फ्लडिंग का खदशा हो सकता है, तो उसके लिए तैयारियाँ क्या हैं? जी देखें, इस वक्त गुज़िश्ता रोज़ जो होने वाली बारिश है उसकी मिकदार तो महकमा मौसमियात ने कम रिकॉर्ड की है, लेकिन उन्होंने जो बताया है कि तकरीबन 200 मिलीमीटर बारिश जो है वो मुतवक्के है। तो 31 तारीख तक, 31 अगस्त तक जो है ये बरसात बरसने के इम्कानात हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए गए, जिसके बाद मेयर कराची की जानिब से दावा किया गया है कि शहर के तमाम नाले जो हैं वो साफ़ कर दिए गए हैं, जिसके बाद जो पानी है वो सड़कों पर मौजूद नहीं रहेगा और ना ही गली मोहल्लों में। इसके साथ साथ वजीर बल्दियात जो हैं वो भी दौरे कर रहे हैं और मुख्तलिफ मकामात पर उन्होंने नालों का जायजा लिया है। नालों की सफाई बारिश से कबल कर तो दी गई है, लेकिन कई ऐसे छोटे नाले हैं जहां पर इस वक्त भी चौकिंग पॉइंट मौजूद हैं, जिसकी वजह से परेशानी लाहक हो सकती है। जिसमें बिल्कुल साजिद, और जाहिर है इस वक्त सोल्यूशन यही है कि साथ साथ जो है उसी के जो इंतजाम है, जो निज़ाम है उसको बेहतर बनाया जा सके, साथ साथ पानी को निकाला जाए, नालों की सफाई जो है वो साथ साथ की जाए, सो दैट पानी जमा मत हो और लोगों को ज़ाहिर उस लिहाज से मुश्किलात का सामना भी ना करना पड़े। साजिद, बहुत शुक्रिया हमें आगाह। और इसके साथ शजील मेमन साहब उनको भी की थी आपसे कुछ देर पहले, और उन्होंने भी कहा था कि ये जो बारिशें हैं इसको ज़रा जिस तरीके से देख रही है सिंध हुकूमत और स्कूल बहरहाल मामूल के मुताबिक खुले हुए हैं, इस वक्त तक सिचुएशन कंट्रोल में। लेट्स सी कि आगे आने वाले दिनों में ये वैसे शोएब इसको थोड़ा अप्रिशिएट भी करना चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि पहले से स्टेप्स लिए गए हैं, तभी इस वजह से इस वक्त जो हालात हैं वो हमें अंडर कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं। वरना थोड़ी सी बारिश पे हम कराची का हाल देखें तो मानसून में अगर इतनी बारिश इससे पहले होती थी तो हम हालात देख रहे होते थे क्या होते थे सड़कों के, कि आम तातील का ऐलान करना पड़ जाता है। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं फिलहाल के लिए सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल भी है। और उन्होंने कहा कि तालीमी इदारे खुले रहेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये उन्होंने कहा कि जिस तरह 29 अगस्त तक हम देख रहे हैं कि सिचुएशन ऐसी, स्पेशली 29 भी नहीं, 30 से 31 अगस्त तक अल्लाह रहम करे और इसी तरह से हालात जो हैं वो काबू में रहें। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे नाज़रीन, और अब बात हम करते हैं बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन की, क्योंकि मुख्तलिफ इलाके बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहर ऐसे जहाँ पर दहशत गर्दी के पे दर पे वाक़यात हुए और अब तक 38 अफराद की शहादत की तस्दीक हो चुकी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की और 21 दहशत गर्दों को हलाक किया है। इस ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस के 14 जवान शहीद हुए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे भारत का हाथ है। पाकिस्तान की तंजीमें ऐसी दहशत गर्दी नहीं कर सकती। दहशत गर्दी के जरिए हमें कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका पूरी क़ुव्वत से जवाब दिया जाएगा। इसके साथ साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्टी साहब ने कहा है कि दहशत गर्दों की कोई कौम नहीं, कोई कबीला नहीं, कोई मजहब नहीं। दहशत गर्दों ने पाकिस्तानियों को शहीद किया। बंदूक से अपना नज़रिया मुसलत करने की कोशिश, इसको नाकाम बनाया जाएगा। दहशत गर्दों, सहूलतकारों और उनके हमदर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा है कि हमला करने वालों को किसी सूरत नाराज़ बलोच नहीं कहेंगे। दहशत गर्दों की ज़बान में जवाब देंगे। सियासतदानों से बातचीत की अलग हिकमत अमली होगी। दहशत गर्दों ने बाकायदा प्लान कर टारगेट किया है, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी की नाकामी नहीं है। ये वाक़यात पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश है। ये भी उन्होंने कहा कि तहकीकात के बाद हकाइक सबूत के साथ सामने लाए जाएंगे। इसी हवाले से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान शाहिद रिंद साहब। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। शाहिद साहब, ये जो वाक़यात दहशत गर्दी के हम देख रहे हैं, इस पर थोड़ी सी आप अपडेट भी दीजिएगा। अभी कुछ फैक्ट्स तो हमने शेयर कर दिए, बट एट द सेम टाइम इस वक्त की क्या सूरत हाल है उससे ज़रा हमें आगाह कीजिएगा। जी शाहिद साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं?
चलें रब्ता करने की कोशिश करते हैं शाहिद साहब से दोबारा, बट एट द सेम जो फैक्ट्स आपने बताएं शुएब, और कल जिस तरह से हमने वाकयात देखे दहशतगर्दी के शनाख्त की बिना पर बेगुनाह लोगों को शहीद किया गया है, शनाख्त की बिना पर। और इसमें हम ये ज़रूर कहेंगे सबीन के जो उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने कार्रवाइयाँ की हैं, जिस तरह से बलूचिस्तान की सिचुएशन को काबू करने के लिए भरपूर कोशिश की है, जो मजमूम साजिश थी दहशतगर्दों की, अस्करियत पसंदों की, उसको नाकाम बनाने की भरपूर कोशिश की गई है। वी शुड अप्रिशिएट दैट। और इस दौरान हमने देखा कि कैसे हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स इस जंग में शहीद हो रहे हैं, अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं, अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं पाकिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के लिए, अमन के लिए, अवाम के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान के अमन के लिए। और जिस तरह वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने जिक्र किया था कि भारत इसके पीछे है, चूँकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का दुश्मन कौन है, हम सब ये जानते हैं कि पाकिस्तान में अमन का दुश्मन कौन है। शाहिद रिंद साहब से हमारा रब्ता बहाल हुआ, तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत के। शाहिद साहब शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। शाहिद साहब, इस वक्त हालात क्या हैं बलूचिस्तान के? चूँकि कुछ स्टैट्स सामने आए और उसके बाद के हालात हम ज़रूर चाहेंगे कि आपके पास इस वक्त अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भी होगी, हमारे नाज़रीन को बताएगा कि इस वक्त की सिचुएशन क्या है बलूचिस्तान की। देखें, गुज़िश्ता 2 रोज में जो दहशतगर्दी की 3 से 4 कार्रवाइयाँ करने की दहशतगर्दों की जानिब से कोशिश की गई, उनमें 2 सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जहां पर जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने उन्हें रिटेलिएट किया। उसके अलावा 3 ऐसे वाक़यात हुए जहां पर लोगों को गाड़ियों से उतार कर शनाख्त की बुनियाद पर सिर्फ इस बात पर कत्ल किया गया कि उनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है, वो पाकिस्तानी है, और इसके अलावा उनका कोई कसूर नहीं था। तो ये जाहिर है ये बड़ी अफसोसनाक एक सिचुएशन है कि किसी की उस शनाख्त के बिना पर फैमिली के सामने या वैसे भी आप पूरे ख़ानदान आप उजाड़ दें और उसके बाद आप नाराज़गी का ओवरऑल जो सिचुएशन है, जाहिर सी बात है आप दहशतगर्दी को जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी भी तरह से, और उसका एक तरह से उसकी तहकीकात और उसके बाद जिस तरह से दहशतगर्दों को उन्हीं की तरह का मुँह तोड़ जवाब देना वो बहुत ज़रूरी है। इस वक्त तहकीकात क्या हमारे सामने आ रही हैं, या ये प्लानिंग के थ्रू किया गया, और जिस तरह ये कहा जा रहा है कि भारत इसके पीछे मुलविस है, क्योंकि फंडिंग की जब हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि इनको तो डॉलर्स में फंडिंग आ रही होती है, इस हवाले से तहकीकात क्या सामने आई है? देखिए, बलूचिस्तान में जो भी इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, गुज़िश्ता 2 दहाइयों से एक मरतबा नहीं कई मरतबा पाकिस्तान ये एस्टैब्लिश कर चुका है कि पाकिस्तान में जारी जो दहशतगर्दी है उसके लिए पड़ोसी ममालिक के बॉर्डर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, और उन पड़ोसी ममालिक में हिंदुस्तान की जो मौजूद एम्बेसीज हैं उनका रोल, और फिर कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी, इसके बाद कोई ऐसे एविडेंस या तहकीकात की आपको मजीद जरूरत है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसमें भारत का हाथ है। ये दुरुस्त बात है कि ज़ाहिर है बहुत से शवाहिद ज़ाहिर सामने आए हैं। आप थोड़ा सा ज़रूर बताइएगा कि इस वक्त जो इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, स्पेशली इन इंसिडेंट्स के बाद, थोड़ी सी उसकी अपडेट भी दीजिएगा हमें। देखें, इस वक्त जो आप जब बात करते हैं कार्रवाई की, मैं चूंकि ये स्पेसिफिक जो गुज़िश्ता 24-48 घंटों में वाकयात पेश आए हैं, कोई ऐसा इंटेलिजेंस थ्रेट हमारे पास मौजूद नहीं था। अच्छा। अगर तो कोई ऐसा स्पेसिफिक इंटेलिजेंस थ्रेट मौजूद होता तो लाजमी सी बात है, जहां पर हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो 10 चीजों को नाकाम बनाती हैं, कोई एक जगह पे दहशतगर्द लाजमी सी बात है कामयाब होते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस एक कार्रवाई के अलावा 10 ऐसी कार्रवाइयाँ होती है जिन्हें नाकाम भी बनाया जाता है। दूसरी बात यह है कि हमें गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को 2 तरह के चैलेंजेस का सामना है। एक चैलेंज है दहशतगर्दी का, हम अगर दहशतगर्दों से निपटते हैं तो जब दहशतगर्दों के जो लेजिटिमेट वॉइसेस हैं वो उनकी सपोर्ट में आती हैं, और इस्लामाबाद में बैठा एक मखसूस तबका उनके लिए ह्यूमन राइट्स की भी, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की भी तमाम दुहाइयां देना शुरू करता है। लेकिन गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों में 38 इंसानी जानों का ज़िया हुआ, 38 मासूम लोगों को कत्ल किया गया। न तो दहशतगर्दों की वो लेजिटिमेट वॉइसेस कुछ कह रही हैं, न इस्लामाबाद में बैठा उनका हिमायती तबका। इन सब की जो खामोशी है, इसलिए चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान बार बार ये कहते हैं कि हमें 2 तरह के चैलेंजों का सामना है। एक चैलेंज दहशतगर्द है, दूसरा चैलेंज उन दहशतगर्दों की लेजिटिमेट वॉइसेस हैं। अगर हम दहशतगर्दों के पीछे जाते हैं तो लेजिटिमेट वॉइसेस सामने आती हैं, लेजिटिमेट वॉइसेस के पीछे जाते हैं तो इस्लामाबाद में बैठे एक मखसूस तबके को मरोड़ उठता है। ये बात उनकी दुरुस्त है, और ज़ाहिर है ये हमने माजी में कई वक्तों में ये देखा भी ऐसे होता है। बहुत शुक्रिया शाहिद रिंद साहब, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत साथ मौजूद थे, और इस वक्त की सिचुएशन है बलूचिस्तान की उस पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे
और अब बात करते हैं कराची की और बात करते हैं एक और मसले की, और वो मसला है महंगाई, जिस पर हम देखते हैं एहतजाज भी होता है, अवाम नाराज़ भी होती है, अवाम सवाल भी उठाती है। बिजली के बिल में कहा तो जा रहा था कि जरा पंजाब ने जो स्टेप लिया है 2 मंथ्स के लिए, तो आई हैव हर्ड के कराची ने भी कोई स्टेप लिया। जहाँ स्टेप हुआ है ना, क्या नेपरा ने कराची के शहरों के लिए बिजली 2 माह की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 5 रुपए 76 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी है। हम सोच रहे थे सस्ती करेंगे, Exactly. महंगी कर दी है। अब सार्फिन के लिए मई की जो एडजस्टमेंट है उसमें बिजली 2 रुपए 59 पैसे और जून के एडजस्टमेंट मद में 3 रुपए 17 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है, जिसकी वसूली होगी अक्टूबर में और नवंबर में। जबकि ये भी इतलात आ रही हैं कि जो के इलेक्ट्रिक है उसने जुलाई की माहाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3 रुपए 9 पैसे मजीद महंगी करने की दरखास्त नेपरा को भेज दी है। दूसरी जानिब बड़े अरसे बाद एक अच्छी खबर यह आई कि हुकाम ने शहर में स्ट्रीट क्राइम्स में कमी का दावा किया है और एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढो ने कहा है कि कराची क्रिमिनल्स के लिए अब फेवरेट नहीं रहा, उन्हें टारगेट करने का आगाज हो चुका। मौसर पुलिसिंग की वजह से शहर में जराइम की शरह 20% कम हो गई है और गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें छीनने के जो वाक़यात हैं उसमें नुमाया कमी आई है। क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई कराची की सिचुएशन बेहतर हुई है व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव? इस पर बात करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम ज़फ़र खान साहब साथ मौजूद हैं। मुनिम साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मुनिम साहब, चूँकि हम देखते हैं कि कराची में स्पेशली इशूज़ को आप लोग बहुत हाईलाइट करते हैं, एहतजाज भी करते हैं। जो एहतजाज होता है, जो धरने होते हैं, उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि सिचुएशन बेहतर होगी। जैसे कि आप लोगों ने बिजली मजीद तो नहीं, बिजली सस्ती हो जाए, इस पर आप लोगों ने आवाज़ उठाई। बिजली तो महंगी हो गई है, क्या कहेंगे? महंगी हो गई। अच्छा देखिए जी, जमात इस्लामी कल 28 अगस्त है और पूरे मुल्क में जो है वो शटर डाउन हड़ताल की जा रही है और इसका बुनियादी जो मौजू है, बेसिक मौजू है, वो बिजली की कीमतों में कमी है। इस वक्त पूरे मुल्क में बिलखुसूस और कराची में हम देखें कि इलेक्ट्रिक जिस तरह ज़ालमाना लोड शेडिंग है, जिस तरह बढ़ती हुई कीमतें हैं, जिस तरह के इलेक्ट्रिक की लूट मार है, और नेपरा ने एक मरतबा फिर के इलेक्ट्रिक को, नेपरा जो रबर स्टैम्प बना हुआ है इस वक्त के इलेक्ट्रिक का, उसने 5 रुपये 76 पैसे अक्टूबर और नवंबर के बिलों में वसूली की इजाज़त दी है। नेपरा के अंदर अगर कोई फ़ाइट कर रहा है तो सिर्फ़ और सिर्फ जमात इस्लामी फ़ाइट कर रही है। वहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी नज़र नहीं आती, वहाँ ना पीपल्स पार्टी नज़र आती है, ना MQM नज़र आती है। अगर 30 जुलाई की हेयरिंग में मौजूद थी तो जमात इस्लामी मौजूद थी। अगर इससे पहले नेपरा की हेयरिंग में हाफिज़ नईमुर रहमान साहब खुद शरीक होते रहे हैं। हम हर जगह ये केस लड़ रहे हैं। लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, नेपरा के ख़िलाफ़ नेपरा के हेयरिंग में हम शरीक होते हैं, सड़कों पे हम एहतजाज करते हैं। लेकिन हमारा ये अलमिया है कि इस शहर को ओन करने वाला कोई नहीं है। इस शहर के इस इदारे को, जो जिसे के इलेक्ट्रिक कहते हैं, इसे कौड़ियों के एवज 16 अरब रुपए में सन 2008 में इसको बेच दिया गया और जब से लेकर आज तक नेपरा, के इलेक्ट्रिक और हुकूमत का गठजोड़ है, जिसके नतीजे के अंदर अवाम भारी भारी बिल देने पर मजबूर बना दिए गए हैं। लिहाजा इसी जुल्म के ख़िलाफ़, इसी ज़्यादती के ख़िलाफ़ कल सनती बरादरी, ताजिर बरादरी, वकला, तलबा, मजदूर, सिविल सोसाइटी, सारे तबकात इंशाअल्लाह ताला कल मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हुकूमत वक्त को मजबूर कर देंगे कि के इलेक्ट्रिक हो या IPPs हों, इनके भारी भरकम जो बिल हैं इनको ख़त्म किया जाए, इनकी ज़्यादतियों को ख़त्म किया जाए। चले एक और प्रोटेस्ट का आपकी तरफ से ऐलान अब किया गया है कि कल से जो है वो शटर डाउन हड़ताल जो है वो की जाएगी। पिछली हड़ताल का क्या फ़ायदा अभी तक नजर आ रहा है हमें? एग्जैक्टली कल की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मैं पिछली हड़ताल, क्योंकि जाहिर है मुआहिदा तो हुआ होगा। मैं जस्ट एक क्लैरिटी लेना चाह रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर आवाम भी क्लैरिटी लेना चाह रही है कि जब आप लोगों ने प्रोटेस्ट खत्म की थी, धरना आप लोगों ने खत्म किया था, किस बुनियाद पे किया था और क्या वो शराइत नहीं मानी गई आप लोगों की अभी तक? देखिए जी, हमने धरना दिया था, हमने प्रोटेस्ट ख़त्म करने का ऐलान नहीं किया था। हमने धरना ख़त्म करने का ऐलान ज़रूर किया था, लेकिन हमने ये बात भी कही थी कि जी धरना हमने मौखर किया था, लेकिन हमने अपना प्रोटेस्ट जारी रखा है। धरने के वेरी नेक्स्ट डे पिंडी में जलसा आम था, उसके अगले दिन इस्लामाबाद में जलसा आम था, फिर लाहौर में जलसा हमने किया, मुल्तान में जलसा किया, पेशावर में जलसा किया। हम हुकूमत से किए गए मुआहदे का ताक़ुब कर रहे हैं और यही ताक़ुब है कि जिसके नतीजे में हमने सारे स्टेक होल्डर्स को मिलाया है और कल 28 अगस्त को इंशाअल्लाह ताला एक कामयाब मुल्कगीर शटर डाउन होगा और हुक्मरानों को हम इंशाअल्लाह मजबूर करेंगे। और जमहूरी मुआशरे के अंदर, और हमारा आइन इस बात की इजाज़त देता है, और जमहूरी मुआशरे के अंदर
मज़ाहमत ही एक बुनियादी हल है कि आवाम निकलें, अपने जायज़ हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें और वक्त के जालिम हुक्मरानों को कि जो आवाम पर बिजली के बम बरसा रहे हैं, जो आवाम पर महंगाई के बम बरसा रहे हैं। अब देखें हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है, आटा, दाल, चावल, चीनी। एक आम आदमी किस तरह अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाएगा? बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये जाहिर सी बात है कि एक आम आदमी उसका गुजारा बहुत मुश्किल है और ये बिजली के बिलों में कमी एक्सपेक्ट की जा रही थी, जो कि अब हम देख रहे हैं कि वो ज़्यादा कर दिए गए हैं बिल भी। तो जाहिर सी बात है, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका। अच्छा, वैसे में ये जो मसला है महंगाई का, ये तो कौमी मसला है, इसमें तो सारी जमातों को साथ होना चाहिए। ठीक है, जो हुकूमत में है उनकी तो बात नहीं हो रही, बट जो अपोजिशन में, क्या जमात इस्लामी ने उनको दावत दी कि ये मसला तो अवाम का मसला है, आप अवाम की बात करते हैं, हमारे साथ शामिल हो इस प्रोटेस्ट में, इस धरने में भी हमारे साथ शामिल हो, ताकि हुकूमत को मजबूर किया जाए कि ताकि महंगाई जो है वो कम हो सके, जितनी भी हो सकती है? देखिए, हम सबको वेलकम करते हैं। हमारा राब्ता आवाम के साथ है, हम आवाम से कांटेक्ट में हैं, हम डोर टू डोर राब्ता कर रहे हैं, हम गली मोहल्ले के अंदर लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज़ का बुनियादी काम ये होता है कि लोगों को शऊर दिया जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए और लोगों को इस बड़े कॉज के लिए तैयार किया जाए, उस जुल्म के ख़िलाफ़ लोगों को मुतहर्रिक किया जाए कि जिसका शिकार खुद आवाम हैं। हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को दावत देते हैं कि आइए हमारे साथ इस जद्दोजहद में शामिल हो जाइए। लेकिन क्या कहेंगे उन पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि जो वफाकी हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, जो उसके इत्तेहादी हैं, जो पीपल्स पार्टी की शक्ल में MQM, मुस्लिम लीग नून, ये सारे इत्तेहादी हैं। इन्होंने ही बजट की शक्ल में आवाम पर महंगाई के बम बरसाए हैं, बिजली के बम बरसाए हैं। अब तो और शहर कराची के अंदर तो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने 23% बिलों के अंदर इस पर हमने बात भी की, इस पर हमने बात भी की थी चंद रोज़ पहले। सर बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे और हमसे इस वक्त जो है, स्पेशली जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं उस पर हमसे बात करते हैं, तो हमें बात कराची क्राइम पर भी करनी थी, लेकिन चूँकि वक्त बड़ा मुख्तसर है, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी, सुबह आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। शुएब, आपसे एक सवाल। आपको अगर एक मैसेज आता है, ठीक है, एक टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि अपना ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए, ऑर्डर रिसीव करने के लिए आपको एक लिंक पे क्लिक करना है और वहाँ पर आपको अपना एड्रेस ऐड करना है ताकि वो ऑर्डर आप तक रिसीव हो जाए, आपको मिल जाए वो। आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? आई थिंक नॉर्मली मैं शायद क्लिक कर दूंगा, बिकॉज बहुत से ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, पीआर पैकेजेस आ रहे होते हैं, तो आप यू नेवर नो कि किसके कहाँ पर एड्रेस ठीक नहीं है, आप वो लिंक पे क्लिक कर देंगे और ऑब्वियसली आप उसको फिल आउट करने की कोशिश करेंगे। सही से बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया और वो इस फ्रॉडियों के जुमरे में आ चुके हैं, इनके शिकंजे में आ चुके हैं। फ्रॉड हो रहा है नए अंदाज से, फ्रॉड हो रहा है एक नए अंदाज से, और वो नया अंदाज ये है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू। और पहले क्या होता था, पहले तो कॉल की जाती थी ना कि हम फलाने बैंक से बात कर रहे हैं, आपकी ये डिटेल्स हमें रिक्वायर्ड है और आप वो चीज़ें शेयर कर दें। मासूम लोग जिनको नहीं पता होता तो वो चीज़ें शेयर कर देते थे। अब क्या हो रहा है, अब एक टेक्स्ट मैसेज आपको रिसीव होता है, उस टेक्स्ट मैसेज में सीधी सीधी बात लिखी गई होती है कि आप अपना ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए इस लिंक पे क्लिक कर दें। अब जाहिर है जिन लोगों को नहीं पता और जिन्होंने वाकई ऑर्डर दिया हुआ है, बाज़ औक़ात आपके माइंड में एक चीज़ नहीं होती है, उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं। जब जैसे उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको उसके बाद एक और मैसेज आना शुरू कर देता है कि फ़लाने शॉपिंग मॉल में इंटरनेशनली, ठीक है, कुछ तो लोगों ने रिपोर्ट किया कि दुबई के किसी शॉपिंग मॉल से वहाँ पर शॉपिंग की गई है और आपका अकाउंट जो है वो खाली हो जाता है। सो ये नया तरीका ऑनलाइन जो हम एक तरह से क्राइम देख रहे होते हैं, ये जो हम क्या बोलते हैं उसको, फ्रॉड देख रहे होते हैं बेसिकली, ये उसका एक नया तरीका जो है। लेकिन पुराने तरीके भी ऑब्सोलीट नहीं हुए, अभी भी मैसेज आता है कि आपका एटीएम ब्लॉक हो गया है, स्टेट बैंक से हम आपको कांटेक्ट करें, प्लीज कॉल करें, इस नंबर पे आप कॉल करते हैं, डिटेल्स आपसे ले लेते हैं। तो बहुत से और तरीके हैं। अभी भी आप अगर पाकिस्तान से ट्रैवल करते हैं, बाहर जाते हैं, तो फौरन से आपका एक अकाउंट बनता है, फेसबुक पे आपके प्यारों से कांटेक्ट किया जाता है, तस्वीर आपकी लगाई जाती है, या इवन व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया जाता है, फौरन से पैसे मांगे जाते हैं, यस, इतने रुपए उधार चाहिए, फौरन से वो दे भी देते हैं, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं ना, खेलते हैं आपसे। तो आपने कैसे बचना है और नए नए तरीके कौन से हैं, आज हम इस पर बात करेंगे जो फ्रॉड के हो रहे हैं, ताकि आपको मालूम हो कि अच्छा ये फ्रॉडिया हो सकता है, तो बी विजिलेंट। इस पर हम बात करेंगे डिप्टी डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग आसिफ इकबाल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया। आसिफ साहब, नए नए तरीके और आजकल का ये जो नया तरीका आ रहा है कि एक लिंक आ जाता है, वो मैसेज आता है, जिस तरह सबीन ने भी शेयर किया कि अपना ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें, तो बहुत ज़्यादा लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। आपके पास भी ज़्यादा आ रहे होंगे बहुत सारे केसेस कि इस तरह हम लुट गए? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आवाज़ आ रही है आसिफ साहब। जी शुएब साहब, बिल्कुल इसी तरह से है। एक्चुअली ये जो नया एक तरीका उन्होंने ढूंढा है, इसको फ़िशिंग टेक्निक कहते हैं।
ये पिछले 20 साल 25 साल से ये काम चल रहा है इसी तरह से। ये बेसिक मकसद उनका होता है आपके बैंक का डाटा जो है, आपके अकाउंट की डिटेल वो लेना। उसके लिए वो मुख्तलिफ बहाने ढूंढते हैं। अभी वाला जो है इसमें आप ये पार्सल की अभी बात कर रहे थे कि पार्सल के लिए आप फॉर्म फिल कर देते हैं, उससे आपका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन वहाँ पे आपको मसला होगा जहाँ पे आगे वो ये आपसे डिमांड करेंगे कि आपने जो नया एड्रेस डाला है उसके अंदर पहले वाले एड्रेस से डिफरेंट है, तो इसके एड्रेस चेंज करने के जो चार्जेस हैं वो 70 रुपीज़ 80 रुपीज़ ऐसे थोड़े से पैसे उन्होंने उस पर डिमांड किया होता है कि वो डालें। मकसद 70-80 रुपीज़ लेना नहीं है, मकसद उनका होता है कि आपके बैंक की, आपके क्रेडिट कार्ड या ATM की जो डिटेल है वो आप उसके अंदर ऐड करें 70-80 रुपए के लिए, और वो आपका अकाउंट जो है वो उसको हैक कर लें। बाकी डिटेल सारी वो वैसे की वैसे उनके पास चली जाती है और आउट हो जाती है। जो 70 रुपीज़ डालते हैं उसकी जगह पे आगे वो 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए या जितने भी उनका दिल करता है, उनकी जजमेंट होती है एक बंदे के हिसाब से, वो उतने पैसे डालते हैं आगे और वो आपकी अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। ये उनका बेसिकली मकसद होता है। तो लोगों को बताना ये ज़रूरी है कि इस तरह का फॉर्म फिल नहीं करना। अगर फॉर्म फिल किया, बैंक अकाउंट की डिटेल, लोगों का टारगेट जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं उनका टारगेट होता है किसी भी तरह से फ़ोन कॉल पे ले लें, वो आपके बैंक की डिटेल लेते हैं, वो वेबसाइट के थ्रू ले लें आपके बैंक की डिटेल लेते हैं, वो लिंक के ज़रिए ले लें, वो आपके बैंक अकाउंट की डिटेल लेते हैं, जिसके ज़रिए आपका बैंक अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ होता है और वो वहाँ से पैसे निकाल लेते हैं। आसिफ साहब, ऐसे में तो हम तो अक्सर इन्फॉर्मेशन बैंक डिटेल्स की सेव्ड रखते हैं कि लेट्स सपोज हम नेटफ्लिक्स की बात करें या और बाकी हम ऐप्स की अगर बात कर रहे होते हैं जिनसे हर महीने जो है ना आपके पैसे कट होने होते हैं, तो वो डिटेल्स आप हमेशा तो ऐड नहीं कर रहे होते, डिटेल्स बार बार तो ऐड नहीं करते, आप एक दफ़ा सेव कर देते और उसके बाद वो पैसे ऑटोमेटिकली कट जाते हैं। क्या वहाँ पर भी आपकी बैंक डिटेल्स कॉम्प्रोमाइज्ड है? जी, एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, किसी भी वेबसाइट में आप जब अपना बैंक का डाटा डालते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड या ATM नंबर, और आपने देखा होगा CVV कोड होता है उसके ऊपर, वो आप डालते हैं, वो उसके अंदर सेफ रहता है। अगर वो, अब आपने नेटफ्लिक्स की बात की, इसी तरह की और वेबसाइट्स हैं जहां पे आप वो इंफॉर्मेशन डालते हैं, आपकी कभी लीक नहीं हुई, यानी रिकग्नाइज्ड, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड या लोकली रिकग्नाइज्ड वेबसाइट्स जो हैं उनके ऊपर डाटा डालेंगे तो वो सेफ रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर बता दूं कि अगर उनकी वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, अगर उनकी वेबसाइट का शॉप एडमिन होता है, बेसिकली वेबसाइट के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहां पे ये सारा डाटा जाता है क्रेडिट कार्ड्स का, अगर वही कॉम्प्रोमाइज हो गया तो फिर तो आपकी फिर तो पूरे के पूरे उसमें जितने भी यानी लोगों ने शॉपिंग की होगी तो वो सारे का सारा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। आपने ये देखा है कि इंटरनेट के ऊपर क्रेडिट कार्ड्स का डाटा अवेलेबल होता है, बिक रहा होता है। आपने सुना है कि डार्क वेब पे बिक रहा है, इंटरनेशनल बैंकों का बिक रहा है, लोकल बैंकों का बिक रहा है। वो बैंकों की तरफ से वो वल्नरेबिलिटी नहीं होती, वो कस्टमर्स ने जो उसके अंदर डाटा ये शॉपिंग के लिए डाला होता है। अगर शॉप एडमिन ही पूरी वेबसाइट की वो हैक हो गई तो ऑब्वियसली आपका डाटा भी जाएगा। ठीक, आसिफ ठीक है, हैकिंग अपनी जगह, जो इससे पहले फिशिंग की बात आपने की कि 20-25 साल से हो रहा है वो अपनी जगह, लेकिन बहुत से ऐसे तरीके जो हम अभी भी देखते हैं जिसमें आपका अकाउंट बना लेना फेसबुक पर या व्हाट्सएप का एक नंबर, उससे कांटेक्ट करना और आपसे पैसे लेना, और ऐसे में यहीं के नंबर्स होते हैं जिससे कॉल पे बात हो रही होती है, चैट आपकी हो रही होती है, ज़रा वो नंबर किसी के हवाले से रजिस्टर्ड होता है। तो ऐसे में इदारे क्या कर रहे हैं? मैं साइबर क्राइम की बात करूँगा, जब रिपोर्ट लोग करते हैं जिसके भी पैसे चले गए, उसके बाद क्या कोई ऐसा तरीक़ेकार है कि वो पैसे फिर वापस मिल जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, या बस नंबर उसने अगर बंद कर दिया या उसने अगर सिम ही कहीं फेंक दी, फिर भी किसी के नाम तो है ना वो सिम? यस, तो होता क्या है फिर? शोएब साहब देखें, एक ये रिकवरी हो जाती है, मतलब इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। उसकी रीज़न ये है कि सिम फेक नाम पे होती है। कभी बहुत कम ऐसा हुआ कि सिम वो अपने नाम से, वैसे हमने बहुत कम देखा फेक नाम से सिम रजिस्टर्ड होती है। वो किस तरह होती है कि रास्ते में रोड के ऊपर सिम बेचने वाला बैठा है, आप चलते चलते उससे सिम बाय कर लेते हैं, वो सिम एक्टिव हो जाती है, लेकिन वो आपको देता नहीं है, वो कहता है कि लिंक डाउन है, कल ले लें आप आके, वो सिम एक्टिव हो जाती है, आप छोड़ के चले जाते हैं। वो सिम्स होती हैं जो बाद में वो बेचते हैं महंगे दामों और फ्रॉड ये यूज़ करते हैं।
दूसरा ये होता है कि बैंक अकाउंट्स के अंदर डाटा वो ट्रांसफ़र करते हैं, उस बैंक से वो आगे दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर वो उसकी डिटेल लेके साइबर क्राइम विंग 1-2 महीने 4 महीने लग जाते हैं, कभी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। रिकवरी ज़रूर हो जाती क्योंकि वो कहीं ना कहीं से या विड्रॉल हुआ होता है उन पैसों का, या वो कहीं बैंक में दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र हुए होते हैं, तो वो रिकवरी की ऑप्शंस होती हैं, मौजूद होती हैं, और ज़्यादा लोगों की रिकवरी हो जाती है। अच्छा, आप एक चीज़ और, मैं दोबारा ज़रा वेबसाइट पे जो डाटा ऐड करने वाली चीज़ है उस पर एक और कमेंट भी आपका ज़रूर लेना चाहूँगी कि अगर आप लेट्स सपोज मैंने डिटेल्स नेटफ्लिक्स पे ऐड की हैं उस वेबसाइट पे और मैं उनको डिलीट कर देती हूँ, क्या उसके बाद भी अगर वो वेबसाइट हैक होती है या उसका डाटा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो क्या ये जो डिटेल्स हैं जो मैंने एक दफ़ा ऐड कर दी, बस बेशक मैंने डिलीट कर दी, क्या वो दोबारा रिकवर की जा सकती हैं? सबीन, डिपेंड करता है कि उस वेबसाइट की पॉलिसी क्या है। अगर उस वेबसाइट की ये पॉलिसी है कि अगर आप डायरेक्टली रिमूव कर दें तो वो रिमूव हो जाएगा, अगर उसकी कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिन्होंने 60 डेज का टाइम रखा है, किसी ने 30 डेज का टाइम रखा है, कुछ वेबसाइट्स का टाइम अनलिमिटेड है कि उनके पास वो डाटा मौजूद रहता है कि 1 साल के बाद जब आप शॉपिंग करने लगते हैं तो वो ऑलरेडी वो आपका बता देता है कि ये आपका डाटा मौजूद है। तो वो वेबसाइट की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर उसको रखते हैं अपने पास, वो उनकी अपनी स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से वो ये फैसिलिटी देते हैं। तो भाई कैश ऑन डिलीवरी करें भाई, जितने भी लोग फूड डिलीवरी के पर्सपेक्टिव से भी अगर देखा जाए और ओवरऑल भी 1 महीने में एक दफ़ा अगर आपकी सारी चीज़ें लिंक्ड है तो डिटेल्स ऐड करके वापस डिलीट कर दें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद जितना सेफ रह सकते हैं उतना रहें, बट जाहिर है डाटा एंटर हो गया और उसके बाद पॉलिसी पर डिपेंड कर रहा होता है जो कि आपको नहीं पता होती, तो उस पर जाहिर है आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने ओन पे जितना आप बचा सकते हैं आपको आप ज़रूर बचाएं। उसके बाद फिर जाहिर है इदारों की तरफ बात हो कि इदारे कुछ करें और ये सारे मामले। लेकिन वैसे इस साल के स्टैट्स पे आसिफ सबसे ले लेते हैं, कितने केसेस रिपोर्ट हुए साइबर क्राइम के, ये जो हम ऑनलाइन फ्रॉड की बात करें स्पेसिफिकली इसके, और फिर कितने केसेस को आगे मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया? अच्छा, मैं वैसे स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ साइबर क्राइम का, लेकिन मैं अपने इल्म के मुताबिक जो हमारे डे टू डे ये चलता रहता है, ये एक बड़ा नंबर है। मेरे ख्याल से 50,000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स होंगी, बल्कि 50,000 में बहुत कम बोल रहा हूँ। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरी और अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैं सोशल मीडिया का स्टूडेंट भी हूँ, मेरे ख्याल से जो रिपोर्ट होता है क्राइम वो 20-25% होता होगा। पाकिस्तान में क्राइम की रेशो बहुत ज़्यादा है जो सोशल मीडिया का क्राइम है। बिल्कुल। अच्छा, सब कॉलर लोगों को यहाँ पे ये बताना जरूरी है। अच्छा, अभी 1 सेकंड, जी, पहले बात मुकम्मल कर लें आप। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे सबीन साहिबा ने बोला है कि कैश ऑन डिलीवरी ये सबसे अच्छा मेथड है। yes. और दूसरी चीज़ ये लोगों को बतानी है अवेयरनेस के हवाले से कि अगर आपने शॉपिंग करनी है, इसे डरना नहीं है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आप वो नहीं कर सकते, हमने इसके साथ चलना है। रिकग्नाइज्ड वेबसाइट से करें शॉपिंग। आपको पता है कि ये किसी इदारे की वेबसाइट है और उसके रिव्यूज़ देख के, रिव्यूज़ भी फेक हो सकते हैं, लेकिन देखिए आपने अपनी तसल्ली पूरी करनी है, रिव्यूज़ देख के अपनी कोशिश पूरी करनी है ताकि आप फ्रॉड से बच सकें। कॉलर है रुखसाना साहिबा है, वो कुछ बात करना चाहते हैं। जी रुखसाना साहिबा, क्या कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरे साथ भी, मेरे बेटे के साथ ये पिछले हफ्ते ही हुआ है। उसके भी डॉक्यूमेंट्स थे जो उसने टेस्टेड के लिए भेजे थे, उसको वापस आने थे। तो जैसे वो उसको भी कॉल आई कि पोस्ट ऑफिस के नंबर से कि आपके ना नंबर एड्रेस चेंज हो गया, तो आप इतने पैसे ना कोई 90 रुपीज़ में भिजवा दें। तो जैसे उसने 90 रुपीज़ उसको भेजे हैं तो उसका अकाउंट खाली हो गया। ये बात बिल्कुल अभी आसिफ साहब ने डिटेल से बताई भी है कि कैसे फ्रॉडिये उसको फिर यूटिलाइज करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को, और 90 करके जितने मर्जी वो लगा लें, आपकी वर्थ को समझते हुए, जानते हुए फिर वो पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसलिए हमने बचना है कि कोई भी इस तरह का लिंक आ रहा है तो हमें खुद से बचना होगा। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू भी कर रहे थे। नाज़रीन, आगे बढ़ और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप की बात करते हैं। विमेंस फाइनल मुकाबले का जिक्र करते हैं, इसमें पाकिस्तानी फाइटर बानो भट्ट ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है और फाइनल में कजाकिस्तान की हरीफ को शिकस्त दी है। बानो भट्ट ने 47.6 किलोग्राम कैटेगरी में कजाकिस्तान की फाइटर गुलनाज को शिकस्त दी है और आज बानो हमारे साथ मौजूद हैं। बानो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कांग्रेचुलेशंस जी फॉर गोल्ड मेडल। बिल्कुल, थैंक यू।
बानो, बहुत इमोशनल वीडियो थी वो देखकर। ऑनेस्टली हर बंदे का, स्पेशली जितने देख रही है उनकी आंखें नम थी वो वीडियो देख के। जब आप जीती और जो आंसू आपकी आंखों में थे, जरा वो कैफियत बयान करें, कितनी स्ट्रगल थी इसके पीछे। हाँ, पहले जरा हम दिखा दें तो उसके बाद जरा बानो का हम कमेंट भी लेते हैं। Atomweight champion from Pakistan, Bano Bar. Ladies and gentlemen, please rise. क्या इमोशनल मोमेंट है ये जिसको इस वक्त हम सब स्क्रीन पर विटनेस कर रहे हैं। बानो, मैं चाहूंगी कि जरा ये जो कैफियत थी, ये जो मोमेंट था, ये जरा अपनी कहानी अपनी जुबानी हमें सुनाएं। ये मोमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था क्योंकि ये कंपटीशन होम ग्राउंड में था और ऊपर से पाकिस्तान के लिए मैं फ़र्स्ट फ़ीमेल IMF इंटरनेशनल फेडरेशन में मैंने पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट फ़ीमेल ने ली मैंने, और उसके बाद गोल्ड भी मैंने जीता। उस टाइम मैं बता नहीं सकती थी, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी क्योंकि कज़ाकिस्तान के ओपोनेंट जो थी मेरी फ़ाइनल में, उनसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैं हार गई थी क्योंकि मेरे कोच मेरे साथ नहीं थे, स्पॉन्सर्स ना होने की वजह से, तो मैं उधर हार गई थी। इधर तो मेरे कोच मेरे बैक पे थे, तो जब मैं जीती तो जो हमारी मेहनत थी मेरे और मेरे कोच की, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने डाउट किया था कि नहीं इसको फिर ऐसे ये इसको प्लेयर नहीं मिलता ये वो, तो उनको मैंने गलत प्रूफ किया और अपना हार्डवर्क और जो पीछे कोच की मेहनत, पाकिस्तान की सबकी दुआओं और मतलब उस स्पोर्ट में सारी फीलिंग्स मिक्सअप होके, तो मुझे बहुत ये खुशी के मेरे आंसू थे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मेरी क्या फीलिंग थी उस टाइम। नो वर्ड्स जी, वो जो एक्सप्रेशंस आपके थे। और IMMF की तारीख में पहली बार ये ज़ाहिर है एक पाकिस्तानी खातून के लिए ये एजाज़। बिल्कुल। और ये सोचा हुआ था आपने, अच्छा यही टारगेट है मेरा फॉर नाउ कि मुझे ये करना है, तारीख रकम करनी है? मैंने सोचा हुआ था, माइंड प्रिपेयर्ड था, मेंटली भी तैयार थे क्योंकि मैंने और मेरे कोच ने एक मिशन बनाया हुआ था कि इस बार हमने प्रूफ करना है सबको, और पाकिस्तान के लिए फ़र्स्ट फीमेल, और वो पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है ना, वो हमने इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नेशनल एंथम सुनना है पाकिस्तान का। और वो जब नेशनल एंथम स्टार्ट हुआ तो मैं ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। राउंड फाइट ख़त्म हुई, मुझे पता था मैं जीती हूँ, तीनों राउंड्स क्लियर, और फिर बस मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ फीलिंग्स को। ज़बरदस्त। ज़ाहिर है वो मोमेंट ही ऐसा जब आपने इतनी मेहनत की और आपने अपना गोल वो अचीव कर लिया, और स्पेशली जिसमें आपके मुल्क की बात हो, तो ऑब्वियसली आप ओवरऑल वैसे ही आप वो कैफियत ऐसी होती है जिसको मेरा ख्याल है बयान करना वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बानो, जिस तरह आपने पहले भी जिक्र किया कि कुछ लोग ज़ाहिर है ये बात भी कर रहे थे कि ये कहाँ कर सकेगी, इसको कहाँ पे फाइट के लिए भेज रहे हैं। ऐसे ज़िंदगी में बहुत सारे लोग मिले होंगे, अब जब से आपने शुरू किया होगा ये आर्ट्स, मार्शल आर्ट्स, तो तब से लोगों ने ये बातें तो करनी शुरू कर दी होंगी कि लड़की है या चलो कमज़ोर है, ऐसी बातें भी सुनने को मिल रही होती हैं। कैसे उन बातों से निकल कर आपने प्रूव करने की कोशिश की कि नहीं, इन बातों का इम्पैक्ट मेरे ऊपर नहीं होगा? सब देखें, जो बातें करते हैं उन्होंने तो बातें करना है और चले जाना है। अब कुछ जो होते हैं एथलीट्स, वो उन बातों को ज़्यादा सोचते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, और मतलब जो लोग बातें बोलते हैं उनको जवाब देना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस से। आप परफॉर्मेंस अच्छी दें, लोग खुद खामोश हो जाएंगे, उनको पता चल जाएगा हाँ जी हाँ इसको हमने अंडर एस्टिमेट किया था, इसने खुद को प्रूफ किया है। और बानो, सिर्फ इस इवेंट के लिए तैयारी कितनी ख़ास थी, कितनी एक्स्ट्रा थी? तैयारी तो बहुत ज़्यादा की थी मैंने और मेरे कोच ने। इंशाल्लाह आगे हम वर्ल्ड के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वर्ल्ड में भी गोल्ड लेंगे। मेहनत बहुत ज़्यादा की है, तो मेहनत का सिला भी मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस मेहनत के लिए क्या क्या छोड़ा? समटाइम्स आप डाइट बहुत स्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं, कोई बहुत अच्छी चीज़ होती है जो कि पसंद होती है वो नहीं खा रहे होते हैं, कोई घर के इवेंट्स होते हैं, कोई शादी होती है नहीं जा रहे होते हैं ना, बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। क्या क्या छोड़ा? नहीं, बहुत कुछ। बेसिकली जो मैं कश्मीरी बट हूँ, तो मैं खानों की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, तो वो डाइट सबसे मुश्किल पार्ट था, खानों को क्या ऐसी डिश है जिसको छोड़ना बहुत मुश्किल था बानो? हाँ, चावल बिरयानी। चावल बिरयानी, ज़बरदस्त। अच्छा, और जो नेक्स्ट जिसकी आप बात करें वर्ल्ड लेवल पर, उसके एक तो वो इवेंट कब है और उसके लिए क्या सोचा है, उसकी तैयारी में और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी?
उसकी तैयारी के लिए तो बहुत कुछ चीज़ें माइंड में हैं। वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप उज़्बेकिस्तान में है 2 मंथ्स के बाद है। उसके लिए मुझे स्पॉन्सर चाहिए क्योंकि मैं चाहती हूँ वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी मेरे कोच मेरे साथ जाएं, क्योंकि वो बैक पे होंगे तो इंशाल्लाह मैं गोल्ड भी जीतूंगी। क्योंकि अभी हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है, मैं चाहूँगी मुझे स्पॉन्सर मिले ताकि कोच मेरे साथ जाए। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड में गोल्ड मेडल लेके आएंगे। और जो इस इवेंट पे आज हम बैठे हैं बात कर रहे हैं, उसके लिए स्पॉन्सरशिप का भी इशू हुआ था या वो इजीली मैनेज हो गया था? उसके लिए पहले तो इशू था स्पॉन्सर का, लेकिन जो हमारे फेडरेशन के प्रेसिडेंट है सर उमर, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, मेरे कोच को भी स्पॉन्सर किया और मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो और एक और बात भी है कि जब मैंने स्टार्ट किया था MMA की, मेरी जो बेस MMA में पहले पाकिस्तान में इतना नहीं थी। अब पूरे पाकिस्तान को पता है MMA क्या है, कौन सी स्पोर्ट है। इसकी स्टार्टिंग मेरी ऐसे हुई थी, मैं ऐसे गार्डन से सर मलिक शुएब का, वो उन्होंने नेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट करवाना शुरू किया था 2022 में, फीमेल्स के भी उसमें फ़ाइट्स हुई थी। तो उधर से मैं 2 टाइम नेशनल चैम्पियन हूँ और मैं उधर से मैंने खेलना स्टार्ट किया था और फिर आगे जाके दोबारा फिर मैं नेशनल चैम्पियन हुई और उसके बाद फिर मैं वर्ल्ड खेलने गई और अब एशियन भी। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सर मलिक शुएब का भी और सर बाबर राजा का भी कि वो नेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट करवा रहे हैं, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा जाहिर सी बात है बहुत एक पूरा टीम वर्क जो है वो बहुत मैटर करती है। और जाहिर सी बात है बहुत सारे लिस्ट आपकी शायद थोड़ी सी और तवील भी होगी, लेकिन बहुत आगे जाएं, पाकिस्तान का नाम ऐसे ही रोशन करती रहें। और जो हम स्टीरियोटाइप्स की बात करते हैं और राह हमवार करने की बात करते हैं पाकिस्तान की बाकी खवातीन के लिए, उनके एक मिसाल आप कायम करते हैं। वी आर सो हैप्पी कि हम बहुत से और डोमेन्स में सबीन अब देख रहे हैं कि हम गोल्ड मेडल की तरफ जा रहे हैं, एक्सीलेंस की तरफ जा रहे हैं और ये हम अचीव कर रहे हैं, हम एक्सेल कर रहे हैं, चाहे वो हमारे मर्द हो चाहे वो हमारी खवातीन हो। बहुत शुक्रिया बानो प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मिलेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। सरकारी दफातर में कागज़ का इस्तेमाल अब नहीं होगा। इस हवाले से हुकूमती सतह पर एक बड़ा फैसला किया गया और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वजारत IT को टास्क भी सौंप दिया है। सरकारी दफातर में ऑफिस बनाया जाएगा और 1 माह के अंदर तमाम दफ्तरी फाइल्स पर काम ऑफिस के जरिए यकीनी बनाया जाएगा। फिर फाइल मूव्स इस तरह से फिजिकली नहीं होंगी। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वाज़ेह किया है कि इस मामले में कोई सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज थोड़ा स्टैट्स भी शेयर करते हैं आपसे। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में हर साल 417 मिलियन मैट्रिक टन कागज़ इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में हम यही देखते हैं, कागज़ का बेदरेग इस्तेमाल, एक प्रिंट, रीप्रिंट, एंड प्रिंट एंड प्रिंट एंड प्रिंट। उसके जितने आप प्रिंट ले रहे, जितना कागज़ आप उतना आपको ज़ाया कर रहे हैं। अच्छा, अगर 1 टन कागज़ की हम बात करें, 1 टन कागज़ के लिए 17 दरख्त, वो दरख्त जो कई सालों में बनते हैं, वो काटे जाते हैं। 26,000 लीटर पानी ज़ाया होता है, वो पानी जिसकी आज हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑफिस, इसके क़याम से कितना टन कागज़ महफूज होगा, कितने इसके फ़ायदे हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। बिल्कुल जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के CEO हैं डॉक्टर बाबर मजीद साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, ऑफिस में चाहूँगी इस वक्त जो लोग हमें देख भी रहे हैं उनको आप आसान अल्फाज में समझाएं, ऑफिस क्या मतलब? ठीक है, देखें, आसानी से समझने की बात यह है कि ऑफिस नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का एक प्रोडक्ट है पेपरलेस एनवायरनमेंट बनाने के लिए। अब ये क्या है, क्यों है? देखें, ज़माने के साथ हमें एडवांसमेंट चाहिए। जैसे स्टोन एज हुआ करती थी तो तब पत्थरों से काम चलता था, फिर पेपर से काम चलना शुरू हो गया। आज आपको जिस स्पेस के ऊपर तरक्की करनी है उसके लिए आप पेपर्स के ऊपर बैठ के वो चीज़ें नहीं कर सकते, तो यू हैव टू गो इलेक्ट्रॉनिक। तो ऑफिस वो सिस्टम है जिससे ऑफिसेस, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिसेस, अपने एनवायरनमेंट को पेपरलेस करते हैं, यानी कि अपना तमाम आप समझे ऑफिशियल वर्क, सरकारी काम, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स या जो भी उन्होंने मूव करना है वो इस सिस्टम के अंदर करते हैं, किसी पेपर की ज़रूरत नहीं। ठीक है, नॉर्मली हम ये देखते हैं स्पेशली गवर्नमेंट लेवल पर, कुछ इदारों के लेवल पर भी कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत कॉन्फिडेंशियल होती हैं, रखा भी होता है ऊपर, रेस्ट्रिक्टेड, और उसके लिए अगर वो ऐसा सिस्टम इस्तेमाल करें तो शायद कोई खतरा भी होगा उनके कॉम्प्रोमाइज़ होने का, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। हाँ, अच्छा, वेरी राइट, बड़े अच्छे सवाल आप पूछ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि यही वो नेचुरल कंसर्न्स हैं विच कम इनटू अ ह्यूमन माइंड और इससे हमें एडॉप्शन में इशू आता है। बात ये है कि ये वही सवालात थे, जब आपको याद होगा जब ट्रेन ईजाद हुई थी तो लोगों ने क्या क्या, साइकिल ईजाद हुई थी तो यार ये वो गिर जाएंगे, शैतानी चरखा और पता नहीं क्या।
देखें, जब एक सिस्टम डिज़ाइन हुआ तो ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंशियलिटी इंपॉर्टेंट है, एंड आई विल टेल यू कि जो आप पेपर के ऊपर लिखते हैं वो सेफ़ नहीं है। मैं लिखता हूँ, आप पढ़ सकते हैं, पेपर को आपने खुद ताला लगाना है, वो एक अलग सिस्टम है। ई ऑफिस के अंदर वो सिक्योरिटी सिस्टम बिल्ट इन है, सो इट इज़ फार मोर सिक्योर दैन द पेपर। अच्छा, अब कितने ऑफिसेज में अभी तक जो है वो सिस्टम लग चुका है? मैं अभी फंक्शनल की बात नहीं कर रही, लगने की बात कर रही। अच्छा, जहाँ तक लगने की बात है ना, देखें हमारा अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्ट क्योंकि अच्छा है तो ये फास्ट हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में पाकिस्तान में 40 मिनिस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, और हमारा फुटप्रिंट हर मिनिस्ट्री में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर मिनिस्ट्री में इसको लगा दिया। लगाने से क्या मतलब है? कोई फिजिकली लगता है, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है, क्या होता है? हाँ, देखें, टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने का मतलब ये होता है कि पहला स्टेप होता है कि आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो, ओके, एक सेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो बन गया, ठीक है, प्रोडक्ट बना दिया। उसके बाद हर डिपार्टमेंट में उसको लगाने का मतलब ये होता है कि नंबर 1, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन कहने को बड़ा काम है, असल में सबसे आसान काम यही, ठीक है, बना देना, क्योंकि वो हमने खुद बनाना है। मुश्किल काम ये है कि जब आपने किसी एक इंस्टीट्यूशन में, डिवीज़न या मिनिस्ट्री में जाना है, तो अब आपने उन लोगों के वर्कफ्लोज को उसमें कन्फिगर भी कर दिया, सारा ऑपरेशनल हो गया। अब आपने उसको यूज़ करने के लिए उन लोगों को ट्रेनिंग्स देनी है, तो ह्यूमन पार्ट जहाँ पे आता है वो सबसे मुश्किल का मसला आता है, वो सबसे मुश्किल है, उनको मनाना भी ये उससे बड़ा काम है, उससे बड़ा काम है। वैसे देखिए सर, इसमें अगर ऐसे हो जाए कि पॉलिसी बन जी जाए और स्ट्रिक्ट रूल बन गया जाए कि ऐसे मैंडेटरी कर दिया जाए, जाहिर सी बात है, तो फिर तो मनाने वाला पॉइंट तो गया। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आप तो एक्सपर्ट बन गए ये ऑफिस, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, तो अब बना दिया, लगा दिया, ट्रेनिंग्स हो गई। फेडरल गवर्नमेंट में 30,000 से ज़्यादा ट्रेनिंग्स हम फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दे चुके हैं। ओके, अब अगला काम जिस तरह आपने बताया कि अब है कि इनको इन्फोर्स किया जाए, एंड दैट शोज द राइट डायरेक्शन कि पीएम साहब ने अब जो राइट डायरेक्शन दी है, इन्फोर्स ऐसे ही हो। देखें, इसको कहते हैं एक नेचुरल ह्यूमन रेजिस्टेंस जो होती है। अच्छा, बात ये है कि जिस आपने बात शुरू करते हुए बेनिफिट्स बताए, ऑफ कोर्स वो बेनिफिट्स हैं, जैसे कितने ट्रीज़, कितना वाटर बचा। आपको एक मज़े की बात बताते हैं, कॉस्ट सेविंग इज़ अ बिग एडवांटेज, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द लीस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, क्यों? बिकॉज के इससे बड़ा एडवांटेज की एग्जांपल देता हूँ। जब पेपर के ऊपर आप काम करते हैं, ह्यूमन कैपेसिटी में देख लें, एक बहुत अच्छा एफिशिएंट ऑफिसर होगा तो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5, 6, चलो 10 केसेस कर लेगा। इससे ज़्यादा पेपर के ऊपर तो वो नहीं किए जा सकते, लेकिन उसने खुद किए। उसके बाद वो फाइल आगे जाएगी, 2-3 दिन उसको डिस्पैच करने, रिसीव करने, और एक केस के ऊपर एंड टू एंड आप देखें तो टाइम महीनों लग जाता है। इसीलिए सिटीजन सर्विसेज में आप देखें तो एक आम इंसान कहता है, यार मैंने तो एप्लीकेशन जमा करा दी थी, कितने दिन हो गए, हफ्ते, पता नहीं सरकार काम करती नहीं करती। ई ऑफिस, आपका एक अफसर कराची बैठा है, इस्लामाबाद तक बटन क्लिक पे उसका केस आ गया, अगर नेट चल रहा है तो। ट्रू, ऑफ कोर्स। अच्छा, उसके साथ साथ उस केस पे काम करना इज़ फार मोर एफिशिएंट, क्योंकि मल्टीपल लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। कितना बड़ा एडवांटेज हुआ कि एक दिन में वही अफसर 50 से 100 केसेस आराम से कर सकते हैं। प्लस ये तो हो गई एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी। आप कि कई ऑडिट आपने सुना होगा, कागज़ गायब हो गया, वो आग लगी, जल गया, रिकॉर्ड ख़त्म हो गया, ये वो, आप जो मर्जी जला लें, आपके पास डाटा इलेक्ट्रॉनिक है, डाटा सेफ है, इट कैनॉट बी टेम्पर्ड, भी बना के रख सकते हैं। आप कोई बंदा स्टेटमेंट नहीं चेंज, नहीं सर मैंने तो ये लिखा था, नो, जो आपने लिखा था वो ऑडिट ट्रेल के साथ सिस्टम में मिल। सो एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी आर इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द कॉस्ट सेविंग। ठीक, अब इसमें 2-3 चीज़ें और भी है ना। लाइट चली गई, अब बैठे रहे, काम तो रुक गया, फिर क्या होगा? कितने जनरेटर अफोर्ड करेंगे सर? बड़ा सही सवाल पूछा। देखें, लाइट गई, लाइट तो आपके कमरे में गई ना। ओके, ई ऑफिस सेंट्रली इंप्लीमेंटेड है, वो नहीं रुकेगा, अनलाइक पेपर। पेपर क्या, दफ्तर ख़त्म, लाइट गई, अब कैंडल लगा के बैठे जो मर्जी करें। ई ऑफिस चलता रहेगा, बिकॉज कि ये सेंट्रली होस्टेड है एक डाटा सेंटर के अंदर, और उसकी चाहे पावर आए या ना आए, वी हैव अल्टरनेटिव, इट इज डन। साइबर हमले से महफूज रखने के लिए भी कुछ कर रहे हैं? ऑफ कोर्स, देखें, पहली चीज़ सिक्योरिटी है। देखें, जब हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, वही मैं बता रहा हूँ ना कि जैसा हमारे एक नेचुरल क्वेश्चन आता है, यार क्या मेरी चीज़ें सारे देख रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक हो गया तो सारे, ऐसा नहीं होता है। तो ई ऑफिस इज़ नॉट ऑन द इंटरनेट, इट इज़ ऑन द इंट्रानेट। तो ये इंटरनेट पे एक्सपोज ही नहीं है, इट इज़, इसको कहते हैं एयर गैप्ड। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए वो हर इदारे के अपने अंदर होगा। नहीं,
इससे भी ज़्यादा सिक्योर। अच्छा, वो सेंट्रल होगा, सेंट्रली प्रोटेक्टेड होगा और इदारे बल्कि है और इदारे उसको एक्सेस करते। सो सिक्योरिटी इज़ फार मोर गारंटीड देन ऑन द पेपर। मसला अब यहाँ पर सिर्फ ये है कि आप इन्फोर्स करें, सेकेंडली ये कि आप पत्थर के दौर से लोगों को निकाल कर कोशिश ये करें कि आप ट्रेन करें और लोग ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार भी हों। ये इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह पीएम साहब ने हमें टारगेट दिया था, जहाँ 30 दिन का फेडरल गवर्नमेंट का टारगेट अभी चल रहा है, इस उसी दिन उसके साथ 3 दिन का भी टारगेट दिया था कि पीएम हाउस और पीएम ऑफिस को पेपरलेस कर दें। 1 दिन में कर दिया। हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। Very nice. So the thing is कि लेकिन मैंने आपको बताया ना कि इसको करने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी का जहाँ तक ताल्लुक वो बना दिया, 40 मिनिस्ट्रीज में चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ट्रेनिंग्स हैं, दे दी, हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है ये हम सबको मिल के करना है, all government offices को, और वो है adoption. We are there to support and they are there to adopt. And not just at government level, it should be at the national level. Exactly. हर इदारे को करना चाहिए इसको, इसका इदराक होना चाहिए। आपने बिल्कुल जिस तरह कहा कि वो जो कॉस्ट इफेक्टिव वो अपनी जगह, लीस्ट इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ऊपर है, बट आई थिंक वो सारा कुछ इंपॉर्टेंट है उसका। आप जिस भी वे से इसको देख लें, और ज़ाहिर है इसमें हमें ज़्यादा काम भी करना। बस एक कमेंट ले लेता हूँ, ये फैसले तो पहले भी हुए, इम्प्लीमेंटेशन की बातें तो पहले हुकूमतों में भी हुई, क्या फ़र्क होता है? हाँ, अब ये इसमें समझिए ना, देखें एक चीज़ है परसिस्टेंस। आपको परसिस्टेंस चाहिए इसको इन्फोर्स करने के लिए। जहाँ पे आप लूज कंट्रोल छोड़ेंगे, जैसे एक बच्चे की आप परवरिश करते हैं, ठीक, आप बच्चे को रोज़ाना कहेंगे बेटे आपने पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, आपने ये करना है, आप अच्छा मैथमेटिक्स का ये कर रहे हैं, उसका ये कर, इसी तरह से इसी को गवर्नेंस कहते हैं। पेरेंट्स गवर्नेंस करते हैं, तो इसी तरह से हमें इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, तो ई ऑफिस इज़ वन पार्ट द इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। तो यू नीड टू कंटिन्यूअसली एनफोर्स, तसलसल चाहिए इसका, ताकि उसके बाद आदत बन जाए हमारी। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम गवर्नेंस फ्रेमवर्क को एनफोर्स रखें। आई रियली अप्रिशिएट प्राइम मिनिस्टर साहब, गवर्नमेंट और जितने भी इस वक्त आप देखें हमें ऑल मिनिस्ट्रीज़ की साइड से कॉपरेशन मिल रहा है, वो इसलिए मिल रहा है कि दे ऑल वांट टू डू इट द मोमेंट। और पास्ट में भी यही हुआ ना कि जब एक वेव आई उन्होंने करने की कोशिश की लेकिन परसिस्ट नहीं कर पाए। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमें परसिस्टेंस से प्राइम मिनिस्टर साहब कॉन्स्टेंटली इन्फोर्स कर रहे हैं, बल्कि टाइट करते जा रहे हैं। इन ऑर्डर्स पे अब अमल किया जाए और अब हम एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाए, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। स्टे वेलकम बैक। जिस सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले एक सवाल शोएब से, एक और सवाल। आज सुबह से एक सवाल पहले किया था, एक सवाल दोबारा कर रही हूँ। ड्राइविंग किससे सीखी थी आपने? ड्राइविंग मैंने अपने दोस्त से सीखी थी। अपने दोस्त से सीखी थी। आपका दोस्त क्या ट्रैफिक पुलिस में होता था, या मतलब कोई ओहदा था उनके पास, या मतलब उनके पास कोई सर्टिफिकेशन थी कि वो आपको सिखा सकते हैं ड्राइविंग? नहीं, वो गाड़ी चलाते थे और मैंने कहा मुझे भी सिखा दो। ज़्यादातर लोग हम में से यही करते हैं। मेरी भी अगर आप पर्सनली बात करें तो मुझसे भी किसी ने पूछा ड्राइविंग कहाँ से, तो मैंने कहा मैं तो पहले घर से सीख ली थी। मतलब मुझे पता भी नहीं है कि मैंने सीखी किससे थी। इट्स जस्ट कि आप देख रहे होते हैं और उसके बाद आप एक आध कोई टेस्ट ड्राइव लेते हैं अपने किसी बड़े के साथ, और उसके बाद यू आर ऑन द गो कि चले ठीक है आप कर रहे हैं। अच्छा, अब ऐसे में ज़ाहिर है देखें कितने सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं कि बहुत सारे लोगों को बेसिक सेंस नहीं होती ड्राइविंग की, उन्हें रूल्स नहीं पता होते क्योंकि घर से सीखे हुए होते और किसी प्रोफेशनल से नहीं सीखा हुआ होता। ऐसे में कितने हादसात जो हैं वो हम रोड पे आए दिन देख रहे होते हैं। एब्सोल्युटली। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि जो हादसात हैं ये बढ़ क्यों रहे हैं, क्या वजह इसकी मौरूसी है, यानी अपने बड़ों से बस आपने हल्का फुल्का सा सीख लिया, उसके बाद आपने गाड़ी निकाली और उसने कहा ड्राइवर और माहिर ड्राइवर बन जाएंगे हम। ड्राइवर हैं आप। तो फिर वो जो आप माहिर ड्राइवर बनते हैं ना, तो फिर काम खराब हो जाता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन के साबिक SSP फरहाद काज़मी साहब स्टूडियोज में मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू। सर, आपने ड्राइविंग किससे सीखी थी? मैंने भी आपकी तरह ही सीखी है टू बी ऑनेस्ट। और जब हम पहली दफ़ा गए एक UN मिशन पे हेटी में, तो वहाँ उन्होंने कहा कि जी आपका टेस्ट मैंडेटरी है, फिर आपको गाड़ी देंगे। हम 40 लोग थे, 40 में से 35 लोग जो है उनका टेस्ट फेल कर गए, पुलिस ऑफिसर्स। ओके, ठीक है। अच्छा, और उन सब के पास बड़े पुराने लाइसेंस थे और 10-10 साल के, 8-8 साल के, ऑल फेल, मतलब ऑलमोस्ट सारे फेल हो गए। जाहिर है। तो फिर उन्होंने हमें एक हफ्ते का वो कराया, क्रैश कोर्स कराया, और उसमें जो बेसिक हमारी खामियां थी वो उन्होंने दूर की। उसके बाद जब टेस्ट लिया तो मेजॉरिटी ने पास कर लिया। यानी छोटी छोटी फॉल्ट्स होती हैं, अवेयरनेस की कमी, और वो छोटी एक्चुअली सर काफ़ी बड़ी होती है जब आप रोड के लिहाज से अपनी सेफ्टी और किसी दूसरे की जान की अगर बात कर रहे होते हैं। अब क्या आपको भी यही वजह लग रही है कि हमें बेसिक रूल्स नहीं पता होते, हम बस घर से सीखा और ड्राइविंग करने हम निकल पड़ते हैं? ये अनफॉर्चुनेटली हमारा ये कल्चर है
कि हम अपने बड़ों से ही गाड़ियाँ सीखते हैं चलानी, या पहले ट्रैक्टर, गांव में है तो ट्रैक्टर सीख लिया चलाना और फिर उसके बाद सिफारिश करा के लाइसेंस ले लिया और शहर में घुसाए। और देखें अब इसमें बहुत, ये एक बहुत बड़ा फिनोमेना है, बहुत बड़ी ये इशू है, इसको हम किसी एक सेशन में इस तरह एड्रेस नहीं कर सकते। इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो लाइसेंस इशू करने का जो मायार है वो एक जैसा नहीं है। अच्छा, अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर किसी भी बलूचिस्तान के या किसी दूर दराज इलाके का कोई ड्राइवर यहाँ पे आ जाता है इस्लामाबाद में, तो जो इस्लामाबाद के ड्राइवर्स ज़ाहिर है वो अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत ट्रेंड हैं, हम अच्छी गाड़ी चलाते हैं, और किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है, वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं। अब जाहिर है पंजगूर का ड्राइवर यहाँ पे आके गाड़ी चलाएगा, जो वहाँ पे कच्ची सड़कों पे और अपने मोहल्ले में गाड़ी, हर इलाके की डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं। ठीक है, तो अब इसका सलूशन की तरफ अगर हम जाएं तो हम ये कहेंगे कि जो एक ही अथॉरिटी हो, जो एक अथॉरिटी हो। क्यों नहीं है पाकिस्तान में ये? इसमें जाहिर है कि जो हमारे लॉ मेकर्स हैं वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हालांकि मुख्तलिफ अदवार में जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो अपनी जो वर्किंग पेपर्स हैं तैयार करके वो मिनिस्ट्रीज़ को दे चुके हैं। मैंने ख़ुद 2010 में जब मैं एसपी ट्रैफिक था इस्लामाबाद में, तो हमने ख़ुद एक बहुत ही होलसम किस्म की तजावीज़, ज़ाहिर है हमने लोगों को बुलाया, थिंकर्स को बुलाया कि जी बताएं दुनिया में क्या हो रहा है और हमारे पास क्या हो रहा है। हमारे पास तो ड्राइवर को ये तक नहीं पता कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, यानी आपके शोल्डर के ऊपर से जो गाड़ी आ रही है उसको ना ड्राइविंग टेस्ट में कोई देखता है और ना ही किसी को देखता। हम तीनों में से बैठे हुए अगर मैं पूछूंगा तो हार्डली किसी को पता हो एब्सोल्युटली कि जी ब्लाइंड स्पॉट क्या है। और इसके साथ इतने हादसात होते हैं। अब देखें ना, हर साल 30 से 40 हज़ार लोग जो हैं वो हमारे मुल्क में सिर्फ मौलिक हादसात की वजह से, और जो ज़ख्मी होते हैं और जो डिसेबल होते हैं उसका मेरे पास शायद फिगर नहीं होगा। तो और जो नुकसानात होते हैं गाड़ियों के, लोगों के, एक गाड़ी बनाई होती है और वो तबाह हो जाती है। ऐसे में जो लाइसेंस देने का मेयार है उसको भी तो बेहतर किया जा सकता है ना, वो इस कॉन्टेक्स्ट में कि अनटिल एंड अनलेस आपके पास सर्टिफिकेशन ना हो किसी अच्छे ड्राइविंग स्कूल की जो कि रजिस्टर्ड हो, और उसके बाद आपको टेस्ट के लिए एनरोल किया जाए और फिर आपका टेस्ट लिया जाए और उसके बाद आपको लाइसेंस बिल्कुल आपने जो मेरी बात करना है वो आपने वो कह दी कि जब तक अथॉरिटी नहीं होगी पूरे मुल्क में ड्राइविंग जो स्कूल्स हैं, अथॉरिटी उनके तहत स्कूल्स नहीं होंगे और उनका भी एक मयार मुकर्रर नहीं होगा और ड्राइवर्स वहाँ से निकल के नहीं आएंगे और फिर उनका टेस्ट होगा, फिर जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नहीं होगा। अब देखें ना, जब किसी को चीज़ देने की बात आती है ना, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कोई भी हो वो अपना अख्तियार छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी तरीके से जब अथॉरिटी बनाने की बात आती है तो जो सूबे हैं वो कहते हैं कि जी इसमें तो रेवेन्यू इन्वॉल्व है, क्योंकि जब अथॉरिटी बनेगी तो वो रजिस्ट्रेशन प्लेट्स भी वही देगी और आप सूबे देते हैं ना, वो फिर हो जाएगा जी पूरा, यानी फेडरल देगा। वो कहते हैं जी हमारे रेवेन्यू का मसला है। हालांकि वो कंप्यूटर में हमने ये भी सजेशन दी कि कंप्यूटर में कोड्स होंगे कि जहाँ जहाँ की लाइसेंस प्लेट को इशू कराएगा उसको वो रेवेन्यू चला जाएगा, जहाँ का लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस बनाएगा उसको रेवेन्यू चला जाएगा। लेकिन वो लोग गिव अप करने को तैयार नहीं है। रेजिस्टेंस ये आती है और ये बहुत आसान है, ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं। बहुत से मुल्कों ने इसी मॉडल को अपनाया भी तो हुआ है और शायद इसी वजह से उनके यूके ने अपनाया हुआ है, अमेरिका ने ये अपनाया, पहले वहाँ पे भी ऐसे ही था। इवन 90s तक अमेरिका में इस तरह का ही सिस्टम था कि हर काउंटी अपना लाइसेंस दे रही थी और सारों के साथ वो लिंक नहीं था। फिर उन्होंने भी अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव किया है। हम भी अगर कर लें तो, और फिर ये है कि जो स्कूल्स हैं, हमारे स्कूल्स में कोई ट्रैफिक एजुकेशन नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और वो क्या काम दिया हुआ है, ट्रैफिक पुलिस ने एक शोबा बनाया हुआ है कि जी आप एजुकेशन दे रहे हैं। भाई आप रोड एजुकेशन कैसे दे सकते हैं लोगों को? आप तो फूल दे सकते हैं जो ऑप्टिक्स करते हैं दिखाने के लिए, टिकटॉक के लिए, लेकिन उसमें अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर सर ये भी तो है ना कि हादसा तो हम उनके भी देख रहे होते हैं जो कि ड्राइविंग स्कूल से निकल के आए हुए होते हैं और उसके बाद लाइसेंस भी है उनके पास, और अक्सर जब खुदा न खास्ता ऐसा हादसा हो जाता है तो उसके बाद देखा सारी डॉक्यूमेंटेशन और वो सारी जो हिस्ट्री है वो क्लियर होती है। आपको नहीं लगता ट्रैफिक रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन ये भी एक बहुत बड़ा मसला है? क्योंकि मुझे अगर लेट्स सपोज ड्राइविंग आती भी है और मैं ये देखूंगी कि मेरे आगे जो है रोड खाली है और मुझे करने वाला नहीं है कि मैं ओवर स्पीड भी कर रही हूँ, तो मैं तो ओवर स्पीडिंग करते हुए चली जाऊंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर भी आयद होती है। लेकिन क्या हाईवे के ऊपर या कहीं पर उन गाड़ियों को किया जाता है ट्रैक और उसके बाद क्या उनसे भारी भरकम जुर्माने लिए जाते हैं? देखिए ना, अगेन ये चीज़ लिंक्ड विद दैट अथॉरिटी है। अगर आपकी लाइसेंस प्लेट
सेंट्रलाइज्ड होगी, लिंक्ड होगी, आपका लाइसेंस उसके साथ लिंक्ड होगा। जब आप फॉल्ट करेंगे आपको पॉइंट्स मिलेंगे या आपका लाइसेंस रिवोक होगा। अच्छा, हमें सबसे बड़ा सवाल ये आया कि जी आप ये कह रहे हैं ये सिस्टम हम लागू कर देंगे, तो जो पुराने ड्राइवर्स हैं उनका हम क्या करेंगे? हमने उनको प्रोसीजर दिया कि जी पुराने लाइसेंसेस को हम ख़त्म नहीं करेंगे, वो जो उस सिस्टम में जब आते जाएंगे लाइसेंस रिवोक होंगे तो उनको हम भेजेंगे री-ऐप के लिए उन स्कूल्स में कि आप स्कूल से 6 हफ्ते का कोर्स करके आएँ और फिर आप आके अपीयर हों। और इस तरीके से ओवर ए पीरियड ऑफ 5 to 7 years हमारे जो तमाम लोग हैं वो एक अच्छे लाइसेंस होल्डर बन ये बड़ा आसान है, इसको करना इतना मुश्किल तो नहीं है। अगर आपको भी मेरा ख्याल है कि मेरा आइडिया समझ आ गया होगा कि बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जो लॉ मेकर्स के पास आपको पता है कि जी वो सियासी मामलात के काम बहुत हैं कि वो पता नहीं और क्या क्या सोच रहे हैं, हम ये तरमीम करें। चलें सर, ये तरमीम होनी बहुत इंपॉर्टेंट भी, और आपने बड़ा इंपॉर्टेंट इशू यहाँ पर रेज भी किया, और वी रियली होप के अथॉरिटीज तक ये बात भी पहुंचे और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो सके। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सूफी म्यूजिक या ओपरा, अगर मैं इसकी बात करूं, 2 डिफरेंट डोमेन्स हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इनको मिलाया भी गया है, इनका बिल्कुल इसका इम्तिजाज भी दिखाया गया है। और दुनिया की पहली सूफी ओपरा गुलकारा एक पाकिस्तानी है और इन्होंने अब तक 17 ज़ुबानों में गाने गाए हैं। अंग्रेजी हो, फ्रांसीसी हो, इतालवी हो, जर्मन हो, लातीनी हो, उर्दू हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, फारसी हो, तुर्क हो या अरबी हो, कितनी ज़ुबानें, so many languages, and even then बरतानिया ने अपना कौमी तराना इन्हीं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर रखा है फ्यू इयर्स बैक। ये मुनफरद गुलकारा है सायरा पीटर, ताल्लुक़ है इनका कराची से, और एक बरतानवी पाकिस्तानी गुलकारा है। इनके बारे में कह सकते हैं कि ये यहाँ और वहाँ दोनों जगह गाती हैं। यहाँ वहाँ रहती भी है, अच्छा वहाँ ज़्यादा रहती है, यहाँ कम, लेकिन गाती ज़ाहिर है वो दोनों जगह है। लेकिन क्या खूबसूरत गाती है शुएब, क्या खूबसूरत आवाज़ है, क्या खूबसूरत गाती है। और उनके हस्बैंड साथ देते हैं उनका इस सब में ना, म्यूज़िक में। स्टीवन हमारे साथ मौजूद हैं, स्टीवन स्मिथ। आप दोनों का वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सारा, सूफी ओपरा ये कैसे सोचा आपने, किससे कंबाइन करना है? मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था। असल में जब आप कुछ क्रिएट करते हैं तो वो हो जाता है, जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो मैंने फर्स्ट मास्टर्स फिज़िकल केमिस्ट्री में किया था, और उसी में समझती हूँ एक साइंटिस्ट मेरे अंदर अभी भी ज़िंदा है। फिर एक हिस्टोरियन आया जब मैंने सेकंड मास्टर्स किया हिस्ट्री में फ्रॉम क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। तो हर चीज़ जो जितने भी फैक्टर्स हैं ना वो आ गए, और म्यूज़िक मैंने स्टार्ट किया। तो सूफ़ी ओपरा जो है ये एक नया जॉनरा है जो मैंने वर्ल्ड म्यूज़िक में इंट्रोड्यूस करवाया है इसको, और इसमें फ्यूजन है बोथ वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक और हमारा जो पाकिस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक है। तो आप इट्स क्वाइट अ यूनिक जॉनरा एंड इट्स अ न्यू जॉनरा इन वर्ल्ड म्यूज़िक। ये इस कॉम्बिनेशन से शादी पहले हो गई थी कि बाद में हुई है? नहीं, शादी पहले हुई थी, उसके बाद कॉम्बिनेशन निकला है। Steven, what's your perspective on combining the Sufi music with opera? Well, it's a new thing, but it's a journey that we're on, and it's fitting together in amazing ways. I did my first master's in anthropology of music, and that's how I came across Sufi music of Pakistan, and so I was fascinated by that. But then coming from the Western classical tradition and seeing it come together in a completely new way, it is. Who would have thought of it? But it's an amazing combination. So because Western classical music जो है वो बहुत ही different होता है. Western classical music में you can't sing portamentos, which are like sliding notes. लेकिन हमारे जो ट्रेडिशनल क्लासिकल म्यूज़िक है, पाकिस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में है, उसमें बहुत सारे पोर्टमेंटोज होते हैं, बहुत सारी मींड, खटका, आस, मुर्की, ये बहुत सारे एम्बेलिशमेंट्स होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं। तो अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा हम यही कहने वाले थे कि हमें कुछ आप गा के सुनाएं ताकि जो एक मैं वेस्टर्न क्लासिकल आपको सुनाती हूँ, ये आरिया है और ये मैडम बटरफ्लाई ओपेरा है, उसमें से है, और ये इटालियन लैंग्वेज में है। तो मैं आपको थोड़ा सा गा के बताऊँ। Confin del mare, i
जबरदस्त, बहुत एनर्जी लगी है इसमें आपकी। मैं वाकई देख रही थी जब आप गा रही हैं तो ऐसा लग रहा है हमारी सांस जो है ना वो ब्रीदिंग इशू शुरू हो गया। Exactly, कितना मुश्किल है अपनी ब्रेथ को होल्ड करना एंड देन। एक्चुअली आई थिंक आप प्रैक्टिस करते रहते हैं और ये वाकई में ये बहुत ही मुश्किल जॉनरा है। मेरे ख्याल से हर क्लासिकल जो है, अगर हम पाकिस्तानी क्लासिकल की बात करें तो वो भी कोई आसान नहीं है। उसमें आपकी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं और वो सब काम आती है और आपके अच्छे उस्ताद होने चाहिए। पाकिस्तानी गाने भी सुनती हैं? बिल्कुल सुनती हूँ। तो मैं हमारे हम टीवी के OST वो बहुत फेमस होते हैं, कोई एक ऐसा OST जो कि आपके माइंड में भी रह गया हो? बिल्कुल, मेरा अपना OST है हम टीवी का। अच्छा, वो कौन सा है? नेहर, ड्रामा नेहर जो था, हाँ, उसका OST मैंने ही गाया था। अगर आप चाहें तो मैं प्लीज थोड़ा सा अगर हो जाए तो। जबरदस्त। ये झूठ नहीं कहते, चुपचाप है ये रहते, ये भेद छुपाते हैं, दुख अपने हैं खुद सहते, नैना नैना रे खारे नैना रे, नैना नैना रे खारे नैना रे। क्या उनसे कहे अपनी जो निकले हर जाए, हर बात में धोखा है, हर राह में रुसवाई, नैना नैना रे खारे नैना रे, रो रो के तन्हा हारे नैना रे। क्या बात है। अच्छा, मैं थोड़ी सी वो कहानी भी सुनना चाहूँगी, ये कौमी तराने वाली जो बरतानिया ने अपना कौमी तराना आपकी आवाज़ में, ये कैसे हुआ? जी, ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि मुझे रिक्वेस्ट की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि आपने जो है ये ब्रिटिश नेशनल एंथम जो है रिकॉर्ड करना है, और मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात थी कि उन्होंने मेरी आवाज़ का इंतखाब किया। और मैंने पहले गॉड सेव द क्वीन गाया था, फिर उसके बाद क्वीन के बाद जब हमारे किंग चार्ल्स ने संभाला सब कुछ, तो फिर दोबारा से जो है वो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुझसे गवाया। और उनकी जो जितनी भी सेरेमनीज़ होती हैं ईस्ट ससेक्स में, जितनी भी सेरेमनीज़ होती हैं और ब्रिटिश नेशनलिटी दी जाती है, तो मेरी आवाज़ में That's an honor for us actually. That's an honor for us. Thank you. अच्छा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक वर्कशॉप भी आप लोगों ने स्टार्ट की है। एक तो ये कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और दूसरा है कि उसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? जी, ये जो सूफ़ी ओपरा जो जॉनरा है ये मैंने क्रिएट किया है, और इसमें फ्यूजन है वेस्टर्न क्लासिकल और हमारे पाकिस्तानी क्लासिकल का। और इसमें ये जो स्टोरी है जो सूफ़ी ओपरा में है, मारवी स्टीयर्स, जो कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का जो कलाम है, उमर मारवी की इस कहानी है इसमें। और इसमें जो मारवी जो है एज अ लीडर, एज अ विमेन लीडर आती है। मेरी जो मारवी है, मेरा जो पर्सपेक्टिव है मारवी को देखने का, वो ये है कि वो एज अ अपनी जो एक लीडर बन के और अपनी राइचस से वो अपनी पूरी विलेज को किस तरह से बचाती है। तो मेरी मारवी जो है वो हीरो है। और इसमें हमने जो कंपोजिशन कर रहे हैं वो पॉल नाइट, मेरे जो वोकल कोच हैं, वो कर रहे हैं। और इसमें हम जो एलिमेंट्स हैं हमारे वेस्टर्न क्लासिकल के और पाकिस्तानी क्लासिकल के, उनको हमने मर्ज किया है। और ये पहली दफ़ा दुनिया के वर्ल्ड म्यूज़िक में पहली दफ़ा होने को जा रहा है। ज़बरदस्त। और हमने वर्कशॉप की है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, सेंट जॉन्स कॉलेज में। और इसमें हमारे जो डायरेक्टर हैं वो ख़ुद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, और वो बहुत बड़े ओपेरा डायरेक्टर हैं वहाँ ब्रिटेन में, जॉनी डांसिगर। और इसके जो राइटर हैं वो ज़फ़र फ्रांसिस हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट होने को जा रहा है। नई चीज़ भी है तो लोग भी सीखने के लिए ज़्यादातर आ रहे होंगे। अच्छा, क्यों ना जिक्र हो रहा है तो हम थोड़ा सा यही सुन ले। ज़ाहिर है इतना ज़्यादा टाइम हमारे पास है, बट कुछ थोड़ा बहुत लास्ट में सुनते हैं। आखिर मैं आपको मारवी स्टीयर्स जो सूफी ओपेरा, उसमें से एक आर्या आपको सुनाती हूँ। जी। इसमें मारवी जो है वो अपने जज्बात का इजहार कर रही है कि एज अ लीडर मारवी बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन बिकॉज ऑफ सोसाइटी शी कांट डू इट। सो वो किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करती है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। बिल्कुल जी। Don't do that, don't
These are the rules, rules, rules I grew up with. After all, I'm just a girl, a lowly female. वो जो एक थोड़ा सा था कि उसमें जो फील आई है, अक्सर हम इसे देखते हैं तो ओपरा में अक्सर लोग जो है ना वो आंसू पूछते हुए बाहर में उठ रहे होते हैं, क्योंकि बिल्कुल उसके थ्रू, म्यूजिक के थ्रू बेसिकली स्टोरी बयान की जा रही होती है, और वो भी प्रॉपर एक फील के साथ। और म्यूजिक जो है एक कम्युनिकेशन है। आप उसमें अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं, आप लोगों को बात समझा सकते हैं। हमारे जो है जो ख़ित्ते में म्यूज़िक को मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत है, क्योंकि म्यूज़िक एक ख़ुद एक सब्जेक्ट है। म्यूज़िक में साइंस भी है और आर्ट्स भी है। अगर हम देखें ग्रीक्स जो थे, ग्रीक्स फ़िलोसफर्स जो थे, वो म्यूज़िक को दोनों आर्ट्स में भी रखते थे और साइंस में भी रखते थे, और उसको काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती थी। क्योंकि आप म्यूज़िक में देख लें, जो जितने भी नोट्स आपको नज़र आ रहे हैं, हारमोनियम है जो कि एक फिजियोलॉजिस्ट थे, जर्मन फिजियोलॉजिस्ट, उन्होंने ये इजाद किया है हारमोनियम। और दुनिया की जो सबसे मुश्किल जो अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स में देख लें, वो पाइप ऑर्गन है, जो बहुत मेरे ख्याल से इतने बड़े कमरे में भी आ सकता है। वो बड़े बड़े पाइप्स होते हैं, क्योंकि जो उसको जो इजाद किया था वो एक फादर ऑफ न्यूमेटिक्स सिबिलियस ने इजाद किया था 200 BC में। सही। और एम्परर नेरो जो थे वो बजाते होते थे। तो वो देखा जाए तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो साइंटिस्ट ने इजाद किए हैं। और म्यूजिक जो है एक बहुत ही गहरी चीज है, बहुत हमारे जज्बात जाहिर है ये वो जो कम्युनिकेशन की बात है, कनेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, जहाँ हमारे अल्फाज खत्म हो जाते हैं वहाँ से म्यूजिक जो है वो शुरू होता है। सायरा, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपसे गपशप लगा के। शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।